गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सजल वर्मा और स्वागत है आप सभी का टाइम टू करियर में। आज का हमारा टॉपिक है बजट। उत्तराखंड में आपको पता ही है कि जो बजट है वो पेश हो चुका है, तो उसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं वो हम आज देखेंगे। बजट एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते आए हैं और बनते भी हैं, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप पूरा देखिएगा और बहुत सारी चीजें जो एग्जाम में पूछी गई हैं वो भी इसके साथ साथ हम बताते रहेंगे। और लास्ट में हमने कुछ एमसीक्यूज भी रखे हुए हैं, आपको उसका आंसर देना है ये वीडियो देखने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी और जो उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, ये दोनों ने हाथ में एक ब्रीफकेस लिया है और बजट पेश किया इन्होंने। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हुई हैं। देखिए, मार्च 15 2023 को उत्तराखंड के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल है, जिन्होंने क्या किया, बजट पेश किया। और इस बार का जो बजट है टोटल वो है आपका 77,407 करोड़ का। इंपॉर्टेंट है ये आंकड़ा, याद रखना पड़ेगा आपको। किसके लिए? 2023-24 के लिए ये बजट पेश किया गया। कहां पेश किया गया? ये आपके भरारी सैन नाम की एक जगह है। कहां है ये गैरसैंण तहसील के अंदर आती है। आपको पता है ना कि जो गैरसैंण तहसील है वो क्या है आपकी समर कैपिटल है किसकी? उत्तराखंड की। और विंटर कैपिटल कौन सी है? विंटर कैपिटल आपकी देहरादून है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, ये चीज याद रखिएगा कहां पेश किया गया। जो बजट है वो किस चीज पे फोकस था? एम्प्लॉयमेंट पे फोकस था, इन्वेस्टमेंट पे फोकस था और टूरिज्म पे फोकस था। जैसा कि सेंट्रल थीम रही है उसी तरीके से ये भी तीन चीज पे फोकस्ड था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो बजट है वो किस किस चीजों पे फोकस था। ऑप्शन दे देंगे यहाँ पे और आपको आंसर देना होगा, तो ये भी आप याद रखिएगा। बजट का जो एम रखा गया उसमें बताया गया कि उत्तराखंड को इंडिया का एक लीडिंग स्टेट बनाना है। कब तक? 2025 तक। इन्होंने बजट में इंक्लूसिव डेवलपमेंट और जो लास्ट पर्सन है उस तक सारी एक्सेस पहुंचाना और जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको क्या है, प्रायोरिटी देने पे जोर दिया है। अंडर प्रिविलेज मतलब वो लोग, जो लोग गरीब हैं, जिन तक संसाधन नहीं पहुंच पाते, हर चीज नहीं पहुंच पाती, उन लोगों को क्या बोलते हैं? अंडर प्रिविलेज बोलते हैं। इन्होंने बात करी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। इन्होंने बात करी है इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी को बढ़ाने की। ग्रीन डेवलपमेंट करने की बात कही है। ग्रीन डेवलपमेंट क्या होता है? जो इको फ्रेंडली हो, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी आपका क्या है, ग्रीन डेवलपमेंट में आता है। यूथ पावर पे इन्होंने ध्यान दिया है और फाइनेंशियल सेक्टर को भी इन्होंने प्रायोरिटी दी है इस बजट में। ठीक, अब जरा की पॉइंट समझ लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें समझना है यहाँ पे और इनको याद भी आपको रखना है। जो इस बार का बजट पेश किया गया है वो पिछले बजट से कितना परसेंट हायर है? 18.02% क्या है, ज्यादा हायर है। पिछले बार का बजट था आपका 65,571 करोड़ का और इस बार कितने का रहा है टोटल? इस बार टोटल कितने का रहा है? 77,407.08 करोड़ का रहा है। इस चीज को आप ध्यान में रखना। टोटल रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स मतलब टोटल जो इनकम है वो कितनी है? टोटल इनकम जो हुई है गवर्नमेंट की वो है 76,592.54 करोड़। इतनी गवर्नमेंट की टोटल इनकम है। अभी इस चीज को पूरा समझेंगे, आगे पूरा बताऊंगा मैं कि रिसिप्ट्स क्या क्या है होती है, एक्सपेंडिचर्स क्या क्या होते हैं, वो सब चीजें हम समझेंगे, तभी आपको ये ओवरऑल चीज समझ में आ जाएगी। ठीक, उसके बाद ये क्या है कि जो बजट में इस बार रेवेन्यू सरप्लस हुआ है वो कितना हुआ है? 4,309.55 करोड़ का। रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है ये भी हम अभी आगे बताएंगे आपको। ठीक, और जो फिस्कल डिफिसिट है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वित्तीय घाटा, वो कितना है? 9,046.91 करोड़ आपका वित्तीय घाटा है। तो इन चीजों को समझ लेते हैं कि टोटल रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है और फिस्कल डिफिसिट क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है, देखना। गवर्नमेंट की बजट में क्या होता है? इनकम होती है और एक्सपेंडिचर होती है। गवर्नमेंट ने कितना कमाया और कितना वो खर्च करेगी इस बार। ठीक, तो इनकम को हम यहाँ पे दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं रेवेन्यू इनकम होती है, एक बोलते हैं कैपिटल इनकम होती है। रेवेन्यू इनकम क्या होती है? जो राजस्व, जो इनकम होती है, ठीक है, राजस्व प्राप्ति को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू इनकम बोलते हैं। और कैपिटल मतलब आपकी पूंजी प्राप्ति जो होती है उसको हम कैपिटल इनकम बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो रेवेन्यू है ना वो आपका जनरेट होता है टैक्स और नॉन टैक्स से। टैक्स कौन कौन से होते हैं आप एक चीज बताइए।
टैक्स हमारे पास डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना। डायरेक्ट टैक्सेस किसको बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स हैं जो हम अपनी इनकम पे देते हैं, इनकम टैक्स, ठीक। बहुत चीजें और भी हैं, जैसे वेल्थ टैक्स भी लगता है, गिफ्ट टैक्स भी लगता है, सारे क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, जिसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं अपना टैक्स, उसको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स के लिए क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी होती है, ठीक है। आपको उसके जो चेयरपर्सन है उनके बारे में बताना है कौन है करके कमेंट बॉक्स में। वैसे ही नॉन टैक्स, अच्छा, टैक्स में भी दो टाइप के टैक्स मैंने आपको बताया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के बारे में हमने बात कर ली, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताइए। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? देखिए, पहले से क्या होता था कि वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, और बहुत सारे ऐसे टैक्स थे जिनको हटा के लास्ट में क्या ला दिया गया? जीएसटी ला दिया गया, है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? आपका जीएसटी आता है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन टैक्स की। तो नॉन टैक्स में क्या होते हैं? नॉन टैक्स मतलब जो इनकम गवर्नमेंट की टैक्स से ना हो, नॉन टैक्स होते हैं। तो कौन कौन से? जैसे गवर्नमेंट क्या करती है? चालान करती है, फाइन्स लेती है, वो उनकी क्या है? नॉन टैक्स है, इनकम है। तो यहाँ पे टैक्स और नॉन टैक्स मिला के क्या होता है? रेवेन्यू इनकम जनरेट होती है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इनकम क्या होती है। देखिए, कैपिटल इनकम भी दो टाइप की है, एक है डेब्ट और एक है नॉन डेब्ट। डेब्ट की अगर हम बात करें तो क्या हुआ? लोन, ऋण, उसी को हम डेब्ट बोलते हैं। तो ऋण किससे लेती है? वर्ल्ड बैंक से। आप हाल ही में देखते होंगे वर्ल्ड बैंक से इतना लोन लिया, इससे इतना लोन लिया। तो जो वर्ल्ड बैंक या फिर आरबीआई से, एडीबी से गवर्नमेंट लोन लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेब्ट बोलते हैं। तो वो भी गवर्नमेंट की इनकम ही तो है, वैसे तो ऋण है पर वो इनकम है, ठीक। और नॉन डेब्ट क्या हुआ? नॉन डेब्ट मतलब जो ऋण के द्वारा ना आया हो, तो कैसा आएगा? डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा, है ना। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? आप इस बात को समझना। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये समझना कि डिसइन्वेस्टमेंट कोई कंपनी है गवर्नमेंट की, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है कोई, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ऐसा है कि हमें पैसा चाहिए, ऐसा करते हैं, हमारे पास इसका 100% शेयर है, हम ऐसा करते हैं 20% इसके बेच देते हैं, ठीक है। 20% उन्होंने बेच दिए, तो क्या हुआ? गवर्नमेंट के पास 80% रहा, ओनरशिप तो गवर्नमेंट के पास रही, लेकिन 20% उन्होंने क्या करे? इसको बेच डाले। तो 20% जो इन्होंने शेयर बेचे, उससे जो इनकम हुई वो क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम, या फिर नॉन डेब्ट इनकम हुई, ठीक। अब इसमें भी डिसइन्वेस्टमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो काफी डीप हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे थे इस चीज को समझ ही लीजिए अच्छे से, ठीक। एक होता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कोई पीएसयू है, उसमें गवर्नमेंट के 100% शेयर है। गवर्नमेंट ने कहा ऐसा भाई देखो ये घाटे में चल रही है, एक काम करते हैं, इसकी ओनरशिप ही हम दे देते हैं। तो क्या करेगी? 50% से ऊपर के शेयर देने पड़ेंगे उसे, तभी तो ओनरशिप नहीं रहेगी ना उसके पास। तो वो जब 50% से ऊपर के शेयर्स दे देती है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं, इतनी चीजें आप समझना। अब जो फिस्कल डिफिसिट है उसके बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद रेवेन्यू सरप्लस पे भी आएंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे इनकम देखी, वैसे एक्सपेंडिचर भी होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं, उन चीजों को समझिए। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जैसे कोई भी स्कीम पे गवर्नमेंट खर्चा करती है ना, बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, इन चीजों पे खर्चा करती है, या फिर प्लान्ड जो खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी है गवर्नमेंट को, ठीक है, जैसे हाईवेज बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो वो सब किस में आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। दोनों का डिफरेंस समझ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, इनकम की हमने यहाँ पे बात कर ली, अब हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, दोनों को ध्यान रखना, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? जैसे कोई स्कीम लागू करनी है या फिर कोई भी चीज है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आता है आपका? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है हाईवेज के लिए, है ना, तो ये सब चीजें क्या आता है आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। अब देखिए, डिफिशिट मतलब घाटा कब होगा? जब आपकी जो इनकम होगी, 100 रुपए आपकी इनकम है मान लो, और आपका खर्चा है 120 रुपया, है ना। तो ये 20 रुपया जो है आपका, आपने अपने जेब से खर्च किया, है ना। तो ये जो 20 रुपया एक्स्ट्रा आपका जो खर्च हुआ है जेब से, तो क्या मतलब आप लोन लेते हैं जो भी चीज है, तो ये जो 20 रुपया जो है ये आपका क्या है? घाटा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि तीन टाइप के होते हैं डेफिसिट, है ना। तीन टाइप के कौन कौन से? एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है बजटरी डेफिसिट, और एक होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट की हमने भी बात करी, तो ये चीजें समझोगे तो तभी फिस्कल डेफिसिट भी समझ में आएगा। देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है वो होता है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर किसका? सिर्फ रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर का, ठीक है, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है आपका वो ज्यादा हो जाए, मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा हो जाए आपके रिवेन्यू इनकम से, तो उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। पर इस बार रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है, इस बार रेवेन्यू सरप्लस है। समझ रहे इस बात को, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोला कि रेवेन्यू सरप्लस है। इसका मतलब क्या है कि जो रेवेन्यू इनकम है ना, ये रेवेन्यू इनकम ये क्या है, ज्यादा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, मतलब इनकम ज्यादा है इनका और खर्चा कम है। सिर्फ रेवेन्यू की बात करें तो क्या हो गया, रेवेन्यू सरप्लस हो गया। और कितना हुआ रेवेन्यू सरप्लस आपका, रेवेन्यू सरप्लस आपका हो गया 4309.55 करोड़। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। उसके बाद बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब अगर रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों दोनों खर्चों को मिला दिया जाए, और जो टोटल इनकम है, दोनों इनकम कौन कौन सी, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों इनकम, इन दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम, अगर टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल इनकम से तो उसको क्या बोलते हैं हम, बजटीय घाटा या बजटरी डेफिसिट बोलते हैं, ठीक। समझ में आ गई बात। वहां पे सिर्फ हम रेवेन्यू की बात कर रहे थे कि रेवेन्यू से जो हमारा पैसा मिला वो कम है, किससे, हमारे खर्चे से, है ना, हमारा खर्चा ज्यादा है और हमारा इनकम क्या है, कम है, तो वो क्या हो गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट। पर इस बार तो क्या हुआ है, रेवेन्यू सरप्लस हुआ, इसका मतलब रेवेन्यू इनकम क्या हुई है, ज्यादा हुई है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट की। फिजिकल डेफिसिट में क्या आता है, फिजिकल डेफिसिट में हम एक्सपेंडिचर तो दोनों लेते हैं, कौन से, रेवेन्यू भी लेते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लेते हैं। समझ में आ रही बात, मतलब हमने क्या किया कि जो रेवेन्यू राजस्व में जो हमने खर्चा किया और कैपिटल जो एक्सपेंडिचर किया, दोनों को हमने लिया, लेकिन हम यहाँ पे इनकम सिर्फ रेवेन्यू की लेते हैं, डेप्ट वाली इनकम नहीं लेते हैं। कौन सी वाली, कैपिटल वाली। तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, या फिर इंपॉर्टेंट यही होता है फिजिकल डेफिसिट, ठीक। तो हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर जो है हमारा, हमने रेवेन्यू भी किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्च किया, ठीक है, कैपिटल भी किया एक्सपेंडिचर, और हमने स्कीम्स पे भी खर्चा किया, सब पे हमने खर्चा किया, तो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। और जो हमारी इनकम है वो सिर्फ रेवेन्यू की हम लेते हैं, जो हमारी टैक्स और नॉन टैक्स से आती है ना। तो टैक्स और नॉन टैक्स से जो हमारा पैसा आया, ठीक, वो क्या है, कम है हमारे खर्चे से। कौन से खर्चे से, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों खर्चे से। बहुत इजी बात है, थोड़ा सा नहीं आएगा समझ में, दोबारा वीडियो चलाना और अच्छे से समझना, ठीक। हमने बात करी इनकम की और एक्सपेंडिचर की, गवर्नमेंट की जो इनकम है और जो खर्चे हैं दोनों की हमने बात करी। और डेफिसिट कब होता है, जब इनकम कम हो जाती है खर्चे से, तो डेफिसिट होता है। और अलग अलग टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी, रेवेन्यू डेफिसिट अलग हो गया, बजटरी डेफिसिट अलग हो गया, और आपका फिजिकल डेफिसिट अलग हो गया। और हमने यहाँ पे बात करी थी फिजिकल डेफिसिट, इसका मतलब जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर किसको लिया हमने, जो हमने कैपिटल पे भी किया और रेवेन्यू पे भी किया, दोनों एक्सपेंडिचर को हमने ऐड किया, लेकिन हमने इनकम कौन सी ली, सिर्फ रेवेन्यू की इनकम, ठीक। तो क्या हुआ, आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो गया आपके रेवेन्यू इनकम से, तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, तो फिर ये चीजें समझना बहुत जरूरी था। अब आगे देख लेते हैं कि जो हमारी इनकम है वो आती कहाँ से है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन पूछा भी गया था शायद, मेरे ख्याल से पटवारी, उत्तराखंड जो पटवारी का एग्जामिनेशन था उसमें पूछा भी गया था कि गवर्नमेंट की इनकम सबसे ज्यादा किस चीज से होती है। तो आप इसको भी समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। सबसे पहले इसने बताया है, यहाँ पे जो ये ब्लू में है, ये क्या है, स्वयं का कर राजस्व, मतलब जो भी जो टैक्सेबल इनकम है गवर्नमेंट की, मैंने बताया ना किसमें आती है, रेवेन्यू, रेवेन्यू इनकम के अंदर क्या आती है, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों इनकम आती है। तो जो टैक्सेबल इनकम है उससे कितना है, 25.89% का इनका क्या है, इनकम है, ठीक। उसके बाद ये बोल रहा है करेत्तर राजस्व। करेत्तर राजस्व को बोलते हैं नॉन टैक्स इनकम। मैंने बताया ना जो नॉन टैक्स इनकम होती है वो क्या होती है, जैसे चालान हो गया, फाइन हो गया, इन सबसे जो पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन टैक्सेबल इनकम या नॉन टैक्स इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो कितना है ये, 6.17%, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर कह रहा है केंद्र करों में राज्यांश, जो केंद्र के कर हैं। अब आपको पता है जीएसटी आपको जब भी देनी होती है तो सेंटर के पास ही आती है, सीजीएसटी और आपने एसजीएसटी दोनों चीज देखी होगी, एक आईजीएसटी भी होता है। अभी जीएसटी की कोई हम क्लास लेंगे तो उसमें आपको सब पूरा जीएसटी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर समझिए आप, तो सीजीएसटी क्या हुआ, सेंट्रल जीएसटी, ठीक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी स्टेट्स का हो गया, ठीक है। तो वो फिर क्या करती है, आपको गवर्नमेंट देती है। तो केंद्र करों में जो राज्यांश होता है, जो राज्यों का हक होता है, तो उसके से जो इनकम हुई है टोटल आपकी क्या है, वो 14.79% है, ठीक। उसके बाद ये बोल रहा है, जो रेड में है यहाँ पे, यह है केंद्र सहायता से
केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, मतलब जो भी ग्रांट मिलते हैं केंद्र से। और यही क्वेश्चन पटवारी में आया था कि सबसे ज्यादा इनकम क्या है गवर्नमेंट की, इस उत्तराखंड गवर्नमेंट की किससे है, वो है स्टेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपका क्या आता है, ग्रांट आता है, या फिर केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान आता है, वो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की क्या है, इनकम है। देखिए यहाँ पे 27.07% सबसे ज्यादा यही है। समझ में आई बात? तो केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान आता है, तो सबसे ज्यादा इनकम किससे होती है, इसी से होती है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान से उत्तराखंड गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा इनकम होती है। ठीक, उसके बाद कह रहा है लोक लेखा शुद्ध। लोक लेखा शुद्ध क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है 0.78%। देखिए जो भी ना छोटी सी स्कीम होती है, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, स्मॉल सेविंग स्कीम होगी गवर्नमेंट की, वो भी तो इनकम है ना। वो आपकी लॉक इन पीरियड होता है, तो उस समय तक गवर्नमेंट रखे तो नहीं रहेगी, उसका यूज करती है। ठीक है, तो लोक लेखा शुद्ध जो है वो भी गवर्नमेंट की इनकम के अंदर आता है। तो क्या क्या होता है, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम्स होगी, तो वो गवर्नमेंट की इनकम के अंदर आता है। तो वो कितना है, 0.78% है। और सबसे कम जो है आपका, वो है आपका ऋणों एवं अग्रिम की वसूली। जो भी ऋण है गवर्नमेंट की वसूली और इनसे जो भी है, वो 0.10% आता है। उसके बाद ये कर रहे हैं लोक ऋण। लोक ऋण का भी काफी अच्छा इसमें शेयर है, 25.21% इनकम लगभग लोक ऋण से आती है। ठीक है, लोक ऋण क्या होता है, पब्लिक डेप्ट बोलते हैं जिसको। ठीक है, पब्लिक डेप्ट क्या होता है, पब्लिक डेप्ट देखिए समझिए कि गवर्नमेंट जब इनडायरेक्टली रूप से क्या करती है, लोगों से ऋण लेती है। जैसे आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकालती है, आरबीआई निकालती है, पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसके अंदर आती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अब निकालते हैं, लोग खरीद रहे हैं, तो पैसा दे रहे हैं उसके लिए, तो वो भी क्या है, मार्केट से पैसा उठाना ही है एक तरफ से, तो वो क्या आता है, पब्लिक डेप्ट में आता है। तो उसका भी काफी अच्छा शेयर है, यहाँ पे 25.21% के लगभग इसका शेयर है। तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि इनकम किस किस चीज से हुई। अब हम ये देखेंगे कि इनका एक्सपेंडिचर, जो रुपया किस किस चीज में देते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेतन भत्ते में, लोगों को वेतन देने में, है ना, मजदूरी देने में, इन सब में क्या व्यय होता है, 24.98% का होता है टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक, यहाँ पे दिखाया गया। निवेश ऋण, किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसमें टोटल कितना है, 15.23% जाता है गवर्नमेंट का। ठीक है, सहायक अनुदान, किसी चीज में अनुदान देना हो या फिर अंशदान करना है, फिर राज्य की जो सहायता है वो देनी हो, तो उसमें टोटल कितना गवर्नमेंट का खर्चा है, 6.24% है। ठीक, ब्याज और लाभांश, कोई भी चीजों से जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट चलाई है ना, या फिर क्या कहते हैं, किसी चीज को लीज पिया है, तो उससे जो ब्याज मिल रहा है, उसके लाभांश का 7.96% है। ठीक है, उसके बाद वृहद निर्माण कार्य या फिर लघु निर्माण कार्य, लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क या फिर स्मॉल कंस्ट्रक्शन वर्क में 10.55% का इनका खर्चा है। ठीक, उसके बाद ये अन्य व्यय की बात करें, उसमें 25.23% का इनका खर्चा है। और बाकी पेंशन और अनुतोषित जो है, इनमें 9.81% का खर्चा है। तो गवर्नमेंट ने पूरा बता रखा, भैया इतना यहाँ से हमारा इनकम आती है और यहाँ हमारा खर्चा होता है। ठीक, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, आपको याद रखनी है ना। जैसे कि क्या क्या, कि सबसे ज्यादा कहाँ से इनकम आती है गवर्नमेंट की, ये हो गया। और साथ में रिवेन्यू सरप्लस क्या होता है, रिवेन्यू डिफिशिट तो हुआ नहीं, इस बार रिवेन्यू सरप्लस हुआ, कितना रहा, फिस्कल डिफिशिट कितना है गवर्नमेंट का, ये सब चीजें आपको याद रखनी होंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो ये बजट है 2023 का, किस चीज पे फोकस रखा है इस पे। तो इन्होंने इसका नाम दिया है सप्तऋषि का। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, सप्तऋषि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। ये पॉइंट्स किसी तरीके से भी पूछ सकता है, क्वेश्चन बना के, लास्ट में भी क्वेश्चन मैं दूंगा, आप देखना, आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, सबसे पहले ये देखना कि सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, उस पर इन्वेस्ट करने पे इन्होंने जोड़ दिया है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है। क्या है भाई वो, टेकिंग डेवलपमेंट इनिशिएटिव टू द लास्ट मैन स्टैंडिंग। जो डेवलपमेंट ये कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो लास्ट आदमी तक पहुंच सके। ठीक, एंड गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू यूटिलाइज द न्यू अपॉर्चुनिटी। और एक नया प्लेटफॉर्म देंगे ताकि लोग जो है नई अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइजेशन कर सके। ठीक, तीसरा ये बोल रहा है क्या है, हेल्थ फैसिलिटीज पे इन्होंने बात करी है। चौथा है प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया ना कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। प्रमोशन करना है और प्रोटेक्शन करना है किसका, पब्लिक प्रॉपर्टी का। ठीक, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आती है। पांचवा बोल रहा है सीमलेस एंड सिक्योर कनेक्टिविटी। जो कनेक्टिविटी है उसको सिक्योर बनाएंगे और सीमलेस बनाएंगे। ठीक,
छठी बात कर रहा है टेक्नोलॉजिकल एंड मॉडर्न डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट होगा वो पूरा किस पर आधारित होगा, टेक्नोलॉजी पे और मॉडर्न डेवलपमेंट पे आधारित होगा। और सातवां बोल रहा है कि बैलेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोनॉमी, कह रहा है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच में बैलेंस बनाना। क्या है इकोलॉजी और इकोनॉमी में, मतलब कहने का मतलब ये है विकास तो करना ही है। जैसे हमने परसों एक वीडियो निकाली थी, उसमें रिगार्डिंग क्या था, लैंडस्लाइड एटलस आई थी इसरो की, तो मैंने आपको बताया था कि जो केदारनाथ वाली रोड बन रही है वो लैंडस्लाइड को देखते हुए वहां से अब बंद कर दिया गया, रास्ता दूसरे तरीके से बनाया जा रहा है ना। तो क्या करना है, डेवलपमेंट करना है लेकिन इको फ्रेंडली होना चाहिए, उससे नुकसान नहीं होना चाहिए किसको, एनवायरमेंट को। तो क्या हो सकता है इकोलॉजी, जैसे आपने रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया, डैम ना बना के रिन्यूएबल एनर्जी पे आपने ध्यान दिया, तो क्या हुआ, वो इकोनॉमिकली भी बढ़िया हुआ और इकोलॉजिकली भी बढ़िया हुआ, है ना। तो ये 7 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद आप कुछ टॉप अनाउंसमेंट हैं वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला इन्होंने जो जोशीमठ लैंडस्लाइड एरिया है उसके लिए 1000 करोड़ रुपए दिए, काफी इंपॉर्टेंट है। जोशीमठ त्रासदी के बारे में आप सबको पता ही होगा, है ना। तो उसके लिए कितने 1000 करोड़ रुपए इन्होंने दिए, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, साइंस सिटी और साइंस सेंटर बनाने के लिए 26.21 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, ठीक। देहरादून में मेट्रो रेल के लिए 101 करोड़ रुपया है इसमें। 15 करोड़ दिए हैं बालिका साइकिल योजना के लिए, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। 3 करोड़ जो दिए हैं ओबीसी स्टूडेंट के लिए। 169 करोड़ दिए हैं उन बच्चों के लिए जो क्या है, अंडर प्रिविलेज्ड है। मैंने आपको बताया भी था अंडर प्रिविलेज्ड क्या होता है ना। तो उनके लिए कितना दिया, 169 करोड़ दिया है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो स्टूडेंट है, जो एसटी स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करेंगे, फ्री में बुक देंगे। जो 39,000 एनसीसी कैडेट हैं स्टेट में, उनको पहले 15 रुपया पर डे का क्या मिलता था, अलाउंस मिलता था, डाइट अलाउंस, ठीक है। तो उसको बढ़ा के 15 रुपए से क्या कर दिया है, 45 रुपए कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। मौसम बहुत खराब हो रहा है आज, बादल गरज रहे हैं काफी, है ना, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आएगा, क्या कर सकते हैं, वीडियो बनानी भी जरूरी है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि 5 करोड़ जो है अलॉट किए गए हैं किसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप ऑफ आरएस 1.9 करोड़ किसके लिए दिया है, लड़कियां, वो लड़कियां जो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करती हैं, उनको 1.9 करोड़ का स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है। 51 करोड़ दिए हैं एक्सीलेंट क्लस्टर स्कूल्स के लिए, ठीक। और 10 गवर्नमेंट स्कूल क्या हैं, डेवलप किए जाएंगे, ये भी इसमें बताया गया है। 11 करोड़ रुपए इन्होंने अलॉट किए हैं टैलेंट प्रमोशन के लिए। और इन्होंने बोला है कि उत्तराखंड के बजट में इस बार 4G कनेक्टिविटी दी जाएगी सारे कॉलेजेस में, ये भी इन्होंने इसमें बताया है। 40 करोड़ रुपए सीएम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए दिए जाएंगे, किसको प्रमोट करने के लिए, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 40 करोड़ रुपए इन्होंने देने की बात की है सीएम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंतर्गत। 10 करोड़ इन्होंने दिए हैं आंचल अमृत योजना के लिए। आंचल अमृत योजना जो है वो मार्च 2019 में शुरू करी गई, ठीक है। इसमें प्रावधान था कि आंगनबाड़ी में 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको दूध दिया जाए, ताकि बच्चों तक न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से पहुंच पाए। हफ्ते में 4 दिन दूध दिया जाएगा बच्चों को, कितने, 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए। और कब ये लॉन्च की गई थी, मार्च 2019 में की गई थी। आंचल अमृत योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, क्योंकि ऐसे स्कीम भी पूछ देता है कि कब लॉन्च की गई और किससे संबंधित है। जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनको दिए जाएंगे 9,500 रुपए। जो असिस्टेंट आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनको दिए जाएंगे 6,250 रुपए। और जो मिनी वर्कर हैं उन्हें मिलेगा आरएस 5,250 रुपए, ठीक। 100 करोड़ रुपए दिए भैया G20 के लिए। G20 के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए। G20 की मीटिंग्स कहाँ होने वाली है उत्तराखंड में, एक होने वाली है रामनगर में, ठीक। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, रामनगर में और ऋषिकेश में। ऋषिकेश में, तो ये 2 जगह क्या होने वाली है, G20 की इस बार बैठक होने वाली है उत्तराखंड में। रामनगर में शायद 28 से 30 मार्च के बीच में ही होगी, तो इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो 2 जगह होने वाली है, रामनगर और ऋषिकेश में। इसके लिए कितने दिए, 100 करोड़ दिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। उत्तराखंड बजट जो 2023 है, सैलरी और पेंशन के लिए एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन्होंने बताया कि 17,395 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा सैलरी और पेंशन में, ठीक है। और 7,600 करोड़ का पेंशन में आएगा, बोल रहे हैं।
ठीक। अब वुमेन्स और चाइल्ड के लिए क्या स्पेशल किया गया है इस बजट में? बच्चों की हेल्थ के लिए मिल्क मिलेगा वीक में 2 बार, ठीक। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें दूध और डेट्स वीक में 2 बार प्रोवाइड कराए जाएंगे। 282.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं किसके लिए? नंदा गौरी स्कीम के लिए। क्या है नंदा गौरी स्कीम? जो भी ईडब्ल्यूएस की जो डॉक्टर्स हैं या बेटियां हैं उनके एजुकेशन और मैरिज के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। उसको बोलते हैं नंदा गौरी कन्या धन योजना, ऐसी कुछ था, याद नहीं मेरे को अच्छे से, लेकिन ये याद है नंदा गौरी स्कीम जो है फाइनेंशियली उनको मदद की जाएगी किसके लिए? एजुकेशन और मैरिज के लिए। कौन? जो ईडब्ल्यूएस की लड़कियां हैं। कब लॉन्च की गई थी? अप्रैल 2017 में। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 19.95 करोड़ दिए जाएंगे सीएम महालक्ष्मी योजना के लिए। सीएम महालक्ष्मी योजना क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन और उनके बच्चे जो है उनके लिए ये योजना जून 2021 में शुरू की गई थी। तो सीएम महालक्ष्मी योजना, इसके तहत कितने? 19.95 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फिर कह रहा है 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे सीएम महिला पोषण योजना के लिए। क्या है सीएम महिला पोषण योजना? जो भी महिलाएं 60 वर्ष या फिर उससे ऊपर की हैं उनको क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा, ठीक है। तो जुलाई 2017 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी पूछता है कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है और ये कब लॉन्च की गई थी, ठीक। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये तीनों की तीनों स्कीम, इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हेल्थ स्कीम्स में क्या क्या बात बोली इन्होंने, क्या क्या करेंगे। कैंसर हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं हल्द्वानी में एक नया। 285 करोड़ रुपए इन्होंने नए मेडिकल कॉलेज के लिए दिए हैं। 777.9 करोड़ इन्होंने हेल्थ मिशन प्लान के लिए दिए हैं। 151.41 करोड़ जो है वो हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के लिए दिए हैं। 196.23 करोड़ देहरादून मेडिकल कॉलेज के लिए दिए हैं। और 50,000 रुपए दिए इन्होंने सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन के लिए। 50,000 ये दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सोल्जर्स के लिए क्या स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं ये भी देख लेते हैं। जो भी शहीद है उसके लिए शहीद फंड के लिए क्या दिया जाएगा? 1.5 करोड़ रुपया दिया जाएगा। खटीमा की जो सीएसडी कैंटीन है उसके लिए 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। सैनिक रेस्ट हाउस जो है उसके लिए 2 करोड़ रुपया दिया जाएगा। जो गैलेंट्री अवार्डीज हैं उनके लिए फ्री ट्रेवल की बात कही गई है, फ्री में ट्रेवल होगा, ठीक है। और जो शौर्य स्थल है उसके लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है ना, उससे रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए ताकि आपको क्या चीज समझ में आई, किस तरीके से आपने पढ़ा, कुछ आया नहीं आया समझ में, उससे आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन है हाउ मच मनी हैज बीन अलॉटेड फॉर जोशीमठ लैंडस्लाइड एरिया इन उत्तराखंड बजट 2023। जोशीमठ लैंडस्लाइड एरिया जो है उसके लिए कितना रुपया दिया गया है उत्तराखंड बजट 2023 में? तो आपको पता ही है 1000 करोड़ रुपए सही आंसर है इसका, ठीक। 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं जोशीमठ लैंडस्लाइड एरिया के। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल बजट प्रेजेंटेड बाय द उत्तराखंड फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द ईयर 2023-24। टोटल बजट कितने का पेश किया गया 2023-24 के लिए, ठीक। इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो कितना है? 77,407.08 करोड़ रुपए, इतना क्या है पेश किया गया बजट, ठीक। क्वेश्चन है विच सेक्टर हैव बीन गिवन प्रायोरिटी इन द बजट फॉर द ईयर 2023-24। कौन से सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी गई 2023-24 के बजट में, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने ये चीज बताई थी कौन कौन से, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म, इन 3 सेक्टर्स को क्या दिया है? प्रायोरिटी दी गई है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोविजन फॉर द G20 इन द बजट फॉर द ईयर 2022-23। G20 के लिए कितना रुपया एलोकेट किया गया है बजट 2023-24 में? तो आपको पता है 100 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं? एलोकेट किए गए हैं। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रॉम गिवन ऑप्शन विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ द सप्तऋषि। जो ये ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा सप्तऋषि का पार्ट नहीं है, मतलब जो 7 जो प्रोविजन की बात उन्होंने करी है सप्तऋषि से नाम लिया है, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक। पहला एम्फेसिस ऑन इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल बिल्कुल है, हेल्थ फैसिलिटी बिल्कुल है, सीमलेस एंड सिक्योर कनेक्टिविटी ये भी है, बैलेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोनॉमी ये भी है। तो आंसर क्या हो गया इसका? नन ऑफ द अबव आंसर हो गया, ई इसका ऑप्शन हो गया, ठीक। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।